नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें ताकि समय समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 31 अगस्त 2023 को एक जो जजमेंट है वो प्रोनाउंस किया। क्रिमिनल अपील नंबर 1457 ऑफ 2015 और एक और क्लब्ड विद अनदर क्रिमिनल अपील 1456 ऑफ 2015। यहाँ पर अपीलेंट वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश का ये केस है। तो इस केस में क्या हुआ था कि जो अपीलेंट है वो एक सिविल जज जुडिशियल ऑफिसर की पोस्ट पे काम कर रहे हैं और इनके इस केस में जो जजमेंट में बताया गया है कि जो 498 से रिलेटेड है, जो कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने जो रिलीफ है वो अपीलेंट्स को नहीं प्रोवाइड की थी। और यहाँ पर जो अपीलेंट्स हैं वो एक दो ब्रदर इन लॉ हैं और एक जो है वो मदर इन लॉ हैं। जो कंप्लेनेंट जो है उन्होंने एक FIR जो है वो फाइल की थी 498 से रिलेटेड जो केस था उसमें फाइल की थी। और नीचे की जो कोर्ट्स में कोई रिलीफ नहीं मिला था। जब FIR के लिए क्वेश्चन पिटीशन थी वो फाइल की गई थी 482 CRPC के अंदर, लेकिन कोई रिलीफ नहीं मिला था। लेकिन जब पेंडिंग ही था जब केस, तब एक सब्सिक्वेंटली पुलिस ने चार्जशीट भी फाइल कर दी थी और चार्जशीट को भी जो है वो क्वेश्चन के लिए अलग से पिटीशन फाइल की थी जो एक ब्रदर इन लॉ और मदर इन लॉ ने। लेकिन जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने जो क्वेश्चन की पिटीशंस को डिसमिस कर दिया था, खारिज कर दिया था। तो क्या माननीय सुप्रीम कोर्ट ने रिलीफ दिया कि नहीं दिया, तो आइए हम इस जजमेंट के कुछ कंटेंट्स को समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि क्या लीगल जो इश्यूज थे वो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने डिस्कस किए। तो देखते हैं इसमें क्या था। तो यहाँ बताया गया है कि जो सेकंड रिस्पोंडेंट है वो क्रिमिनल अपील में नंबर सो एंड सो में वो एक मैरिड हुई थी उनके। और आइए उसके कंटेंट्स को देखते हैं। जो इसमें बताया गया जो सेकंड रिस्पोंडेंट है वो उनकी जो मैरिज हुई थी ईयर 2007 में, और उनके जो डिग्री ऑफ डिवोर्स था वो ग्रांट कर दिया गया था 2019 सो एंड सो डेट में। जो फिर उसके बाद जो कंप्लेनेंट है जो सेकंड रिस्पोंडेंट है, उन्होंने फर्स्ट अपील जो है डिवोर्स डिग्री की वो फाइल की थी और वो अभी पेंडिंग है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में। और अपीलेंट्स जो हैं इस केस में वो एक जो उनके जो कंप्लेनेंट के इन लॉज हैं और जिनमें एक मदर इन लॉ है और दो ब्रदर इन लॉज हैं। और जो मैरिज जो हुआ था वो 2000 जो सेकंड रिस्पोंडेंट और उनके हस्बैंड का जो बीच में जो मैरिज हुआ था वो 2007 में हुआ था और वो अरेंज्ड मैरिज थी और इंदौर में हुई थी। और जो कि जो सेकंड रिस्पोंडेंट कंप्लेनेंट है वो टीचर बाय प्रोफेशन है और जो उनके हस्बैंड है वो फिल्म इंडस्ट्री मुंबई में काम करते हैं एज ए फिल्म एडिटिंग। और फिर मैरिज के बाद जो कपल्स हैं वो मुंबई चले गए थे और यहाँ बताया गया कि जो कंप्लेनेंट हैं वो विजिट करती थी इन लॉज के मध्य प्रदेश में 3-4 ओकेजन्स में ही आई हैं। एक दीपावली फेस्टिवल 2008 में आई थी और उसके बाद जो सेकंड रिस्पोंडेंट जो कंप्लेनेंट है उन्होंने अपना जो मुंबई में मैट्रिमोनियल हाउस था वो मतलब अपने जो रास्ते अलग कर लिए थे। पार्टेड बेस लिखा हुआ है तो 2009 में कर लिया था और अपनी मर्जी से किया था और वो रिसाइड कर रही थी। और उसके बाद वो रिसाइड कर रही थी पेरेंट्स के साथ। जब मैं ये बताया कि जो पार्टेड बेस विद हर मैट्रिमोनियल होम एट मुंबई 2009 में उन्होंने अपने जो मुंबई में जो था वो उससे डिस्टेंस बना लिया था। उसके बाद वो पेरेंट्स के साथ सो डिस्ट्रिक्ट जगह पे रह रही थी। और फिर इसके बाद जो मदर इन लॉ है उन्होंने एक रिप्रेजेंटेशन दी थी पुलिस को 2009 में कि उन्होंने एप्रीहेंशंस थी कि जो कंप्लेन जो डॉटर इन लॉ है वो एलिगेशंस लगा सकती हैं डाउरी से हरासिंग फॉर डाउरी से रिलेटेड जो एलिगेशंस लगा सकती हैं। और डिवोर्स पिटीशन फाइल करने से पहले जो कि फाइल हुई थी और डिवोर्स से पहले जो मई 2013 को सो एंड सो डेट में जो डॉटर इन लॉ ने एक रिटन कंप्लेंट है वो फाइल की थी और 5 फरवरी 2013 को। और कई एलिगेशंस थी वो अपने हस्बैंड के अगेंस्ट और इन लॉज के अगेंस्ट लगाई थी। और उसके बाद जो
उसके एलिगेशन रिटन कंप्लेंट के बेसिस में एफआईआर है वो रजिस्टर्ड हुई थी, और जिसमें चारों लोगों के नाम थे वो डाले गए थे, जिसमें 498 ए इंडियन पीनल कोड रीड विद सेक्शन 3 और 4 ऑफ डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट। और तीनों अपीलेंट्स ने एंटिसिपेटरी जो बेल है वो सिक्योर कर ली थी 2013 में ही, और उसके बाद बेल फ्रॉम द लंदन एडिशनल सेशन जज इंदौर से मिल गई थी। और उसके बाद अपीलेंट्स ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में 482 सीआरपीसी में जो पिटीशन फाइल की थी, और जिसमें एक ब्रदर इन लॉ और मदर इन लॉ ने एक अलग से एक जो है वो पिटीशन फाइल की थी और क्वेश्चन की, और एक क्वेश्चन पिटीशन जो यहाँ पर अपीलेंट है जो सिविल जज है उन्होंने अलग से फाइल की थी क्वेश्चन ऑफ द एफआईआर। तो पेंडेंसी जब थी केसेस में, जब केस पेंडिंग था तब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर ली थी और चार्जशीट है चारों अक्यूज्ड के अगेंस्ट में फाइल कर दी थी, और जो कि फिर इसके बाद क्रिमिनल केस का जो नंबर है सो एंड सो बन गया था बाय द लर्नड जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास इंदौर के समय। और उसके बाद जो उनकी जो मदर लॉ है और उनके जो ब्रदर लॉ ने एक एप्लीकेशन फाइल की थी मिसलेनियस क्रिमिनल केस नंबर सो एंड सो, और इसमें चार्जशीट को भी चैलेंज किया था प्रोसीडिंग्स इन द क्रिमिनल केस नंबर सो एंड सो था, और लेकिन सेपरेट ऑर्डर्स से जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने जो दोनों क्वेश्चन पिटीशंस थी दोनों क्वैश कर दी, मतलब दोनों की क्वेश्चन पिटीशंस को डिसमिस कर दिया था। और उसके बाद यहाँ पर उस ऑर्डर से एग्रीवेट होके यहाँ पर अपीलेंट्स ने यह स्पेशल लीव जो है वो फाइल की। अब यहाँ पर माननीय कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने 30/10/2015 को बोथ अपील्स में जो ऑर्डर पास किया था और जो प्रोसीडिंग्स को स्टे कर दिया था जो कि अपीलेंट्स के अगेंस्ट में थी। और फिर उसके बाद रिटर्न कंप्लेंट में जो का ब्यौरा दिया गया जो फाइल की थी, और उसमें जो है ये बताया था कि कुछ इतना अमाउंट गोल्ड और नेकलेस और कैश अमाउंट और ये सारा डिस्क्रिप्शन ऑफ द जो है आर्टिकल्स हैं वो बताए गए हैं, और एलिगेशंस थी वो बताई गई थी मदर इन लॉ और ब्रदर इन लॉ के अगेंस्ट में इंक्लूडिंग। और उसके बाद जो कई सेवरल एलिगेशंस भी लगाई थी कि इल ट्रीट किया जाता है मुंबई, हस्बैंड्स के द्वारा इल ट्रीट किया गया है मुंबई में, और फिर जो है एलिगेशन से रिलेटेड है वो कंप्लेंट का या बारे में बताया गया है, और ये एलिगेशंस के डिटेल में हम नहीं जाते हैं। फिर उसके बाद ये सब एलिगेशन से रिलेटेड है, और उसके बाद जो है उसके ये बताया कि जो यहाँ पर जो अपीलेंट है वो जुडिशियल सर्विसेज में आ गए थे, वो 6 से 7 मंथ्स आफ्टर द मैरिज, जो मैरिज के 6-7 महीने के बाद आ गए थे। उनकी जो पोस्टिंग है सो एंड सो डिस्ट्रिक्ट में है मध्य प्रदेश में। और उसके बाद ये बताया कि जो दूसरे ब्रदर इन लॉ है वो आर्किटेक्ट हैं, वो दिल्ली में रहते हैं, और जो रिटन रिप्रेजेंटेशंस थी वो पुलिस अथॉरिटीज को दी थी, और उसमें बताया था कि जो उनके जो हस्बैंड ने रिटन रिप्रेजेंटेशन और उसके बाद ये भी बताया कि जो एक अनॉनिमस कंप्लेंट्स भी थी वो भी चीफ जस्टिस मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में डाली गई थी अगेंस्ट दी अपीलेंट जो कि सिविल जज हैं, और उनके ऊपर स्कैंडलेस एलिगेशंस भी लगाई थी कि वो अनडिजर्विंग ऑफ द जुडिशियल ऑफिस को मतलब अनडिजर्व करते हैं। और एंटी करप्शन ब्यूरो भी में भी फाइल की गई थी मुंबई में। और उसके बाद जब एग्जामिनेशन चीफ हुआ था जो यहाँ पर सेकंड रिस्पोंडेंट का, तो जब डिवोर्स का जो केस था उसमें ये बताया था कि जो स्त्री धन जो था वो उनके हस्बैंड के पास है, और जो रिपीटेड डिमांड्स के बाद वो जो है वो रिटर्न नहीं किया, और क्योंकि वो ज्वेलरी को जो है स्नैच करना चाहते थे। और फिर क्रॉस एग्जामिनेशन में यहाँ पर एडमिट किया कि एक कंप्लेंट जो है उन्होंने जरूर फाइल की थी मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में अगेंस्ट द अपीलेंट जो कि सिविल जज हैं, लेकिन डिनाई किया कि कोई एंटी करप्शन यूनिट मुंबई में कोई ऐसी कंप्लेंट नहीं डाली थी। और तो यह फिर और उसके बाद अब यहाँ पर कोर्ट ने अपनी ऑब्जर्वेशन दी है, उसके ऊपर चलते हैं, उसमें देखते हैं क्या बताया था। उसमें कोर्ट ने ये बताया था कि जो वेल सेटल्ड प्रिंसिपल है कि हाई कोर्ट जो है वो उनके पास पावर है, वो जो पिटीशन जो फाइल की जाती है 482 सीआरपीसी वो क्वैश कर सकते हैं एफआईआर को, और जब चार्जशीट भी पुलिस जब फाइल कर दे तो चार्जशीट के बाद भी जब फाइल करने के बाद भी क्वेश्चन की जा सकती है। और ड्यूरिंग द पेंडेंसी जब पिटीशन पेंडिंग हो तो अगर पुलिस चार्जशीट फाइल कर दे तब भी वो जो क्वैश कर सकती है। और ये ऐसी जजमेंट्स आ रखी हैं उस पर
रिलायंस किया, जोसेफ सर्फराज ए वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात एंड अदर्स, और ये प्रिंसिपल जो रिटायरेटेड भी किया गया था, अनंत कुमार मोहंता एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। तो ये यहाँ पर कोर्ट ने बताया कि ये कोई फर्दर इल्यूसिडेशन नहीं करने की जरूरत है। और इसके बाद जजमेंट्स के जो थी, और उसके बाद फिर आगे देखते हैं उसमें जजमेंट में क्या बताया। और यहाँ पर बताया कि जो हस्बैंड जो इंस्टेंसेस ये बताए थे कि जो हस्बैंड के जो फैमिली मेंबर्स हैं वो पिटीशन को फाइल करते हैं क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को क्वैश करने के लिए, जो फाइल जो लॉन्च की जाती है उनकी वाइफ द्वारा। तो जो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स होते हैं जो कि एक रेयरिटी नहीं है और नॉर ए रिस्क, अभी कोई रेयरिटी में नहीं है, ना ही कोई रिसेंट ऑरिजिन में आए हैं। प्रेसिडेंट्स जो हैं वो काफ़ी हुए हैं इसमें, और कई डिसीजंस भी आ चुके हैं, जैसे एक कहकशां कसौर अलियास सोनम एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार एंड अदर्स। ये जजमेंट भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस जो अपने रिलाई किया, ये जजमेंट भी आई हुई थी। इसमें जो इन लॉज के ऊपर जो पेंडिंग थी 498 केस था, उसको क्वैश कर दिया था। ये इस पे हम एक अलग से वीडियो भी बना चुके हैं, अगर आप इस पे प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो इस पे जजमेंट का ऊपर डिटेल वीडियो आपको मिल जाएगा। और उस जजमेंट पर लाइक किया उन्होंने। और एक प्रीति गुप्ता एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड एंड अदर्स, ये 2010 का जजमेंट थी। इस पे भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो है एक जो ऑब्जर्वेशन और डायरेक्शंस दिए थे, और उसमें जो अपनी ऑब्जर्वेशंस बताई थी कि जो एलिगेशंस जो है वो काफ़ी स्क्रूटनाइज करनी चाहिए, ग्रेट केयर के साथ और सर्कमस्पेक्शन के साथ देनी चाहिए जब भी क्लोज रिलेशंस को इन्वॉल्व किया जाता है। तो नीलू चोपड़ा एंड अदर वर्सेस भारती की ये जजमेंट थी, उस पर भी रिलाई किया। और मोहम्मद अली एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी की जो जजमेंट थी उस पर भी जो है कोर्ट किया। और भजनलाल स्टेट ऑफ हरियाणा एंड भजनलाल की जो जजमेंट थी जिसमें एफआईआर से क्वैशिंग से रिलेटेड थी, उसको भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पूरा उसके जो रेलिवेंट पैराग्राफ्स थे वो कोट किया। अब यहाँ पर आते हैं इस जजमेंट पे माननीय कोर्ट ने क्या ऑब्जर्वेशन थी। यहाँ पर ये बताया कि यहाँ पर कई इनकंसिस्टेंसीज और डिस्क्रिपेंसीज हैं यहाँ पे, चूंकि जो कंप्लेनेंट जो सेकंड रिस्पोंडेंट उन्होंने पहले बताया कि जो मदर इन लॉ है उन्होंने और उनके ब्रदर इन लॉ ने सारी ज्वेलरी है वो मैरिज के बाद ले ली कि वो बैंक सेफ कीपिंग मतलब अपने सुरक्षित रखेंगे। और लेकिन जब फैमिली कोर्ट में जब उन्होंने अपनी डेपोजिशन दी तो उन्होंने कहा कि स्त्री धन जो है वो उनके हस्बैंड के पास है और वो दे नहीं रहे रिपीटेड डिमांड्स के बाद। तो यहाँ पर डिस्क्रिपेंसीज को माननीय कोर्ट ने पाई। और क्रॉस एग्जामिनेशन में ये भी बताया कि एक कंप्लेंट थी वो हाई कोर्ट में दी थी अगेंस्ट जो उनके जो ब्रदर लॉ जो जुडिशियल ऑफिसर उनके अगेंस्ट दी थी। और ये कंप्लेंट जो है एक अनोनिमस टाइप की थी, मीन्स उनका कोई नाम नहीं था उस कंप्लेंट में। लेकिन जो यहाँ पर जो सेकंड रिस्पोंडेंट कंप्लेंट है उन्होंने एडमिट किया कि वहाँ पर एडमिट किया था क्रॉस एग्जामिनेशन कि वो कंप्लेंट उन्होंने की थी। और ये इस तरह से पता चलता है कि एक एनोनिमिसिटी थी अगेंस्ट इन लॉ, एनिमोसिटी थी अगेंस्ट इन लॉज, और उनके जो ब्रदर लॉ के अगेंस्ट में काफ़ी ज़्यादा एनिमोसिटी थी उनकी। और इसके बाद ये बताया कि जो चूंकि जो सेकंड रिस्पोंडेंट कंप्लेंट है उन्होंने अपना रास्ते जो मैट्रिमोनियल हाउस से अलग कर लिए थे और फरवरी 2009 में ही, और जो कि वॉलंटरी था या फिर अदरवाइज कुछ भी था, लेकिन उन्होंने कोई कंप्लेंट नहीं की थी इन रिलेशन टू डाउरी हैरेसमेंट टिल 2013 तक। 2009 से वो अलग रह रही थी और 2013 तक 4 साल तक कोई कंप्लेंट नहीं की थी। जो एफआईआर थी वो जो बताती है उसमें अकरेंस ऑफ ऑफेंस था वो बताया जा रहा है 2007 से लेकर 2013 का, लेकिन कोई एलिगेशंस जो है वो अपीलेंट्स के अगेंस्ट में नहीं बताई। और उन्होंने जबकि वो मैट्रिमोनियल हाउस फरवरी 2009 में छोड़ चुकी थी। और उसके बाद बताया कि चूंकि जो शादी 2007 में हुई थी और इंदौर में, और मुंबई में वो 2007 से रह रही थी, और इंटरेक्शन जो था इन लॉज के साथ वो सिर्फ फेस्टिवल्स में था और 3 से 4 दफा था। और एक जो ब्रदर लॉ जो कि आर्किटेक्ट हैं वो दिल्ली में है। 2007 में कोई स्पेसिफिक एलिगेशंस नहीं थी उनके अगेंस्ट में, और एक जनरल एलिगेशंस थी और कि उन्हें टॉर्चर किया जाता है मेंटली और फिजिकली डॉबरी के से रिलेटेड, डॉबरी के लिए। और कोई स्पेसिफिक इंस्टेंस नहीं साइट किया कि किस तरीके से उनको हरास किया जाता था दिल्ली से। और सिमिलरली जो यहाँ पर जो अपीलेंट है जो जुडिशियल ऑफिसर है उन्होंने जो बताया कि वो जुडिशियल ऑफिसर 6 और 7 महीने शादी के बाद बन गए थे और कोई भी ऐसा ओकेजन नहीं बताया है कि जो वो जो कंप्लेंट और उनके जो हस्बैंड के साथ मुंबई में
कोई ऐसा ओकेजन नहीं बताया उसके बारे में। तो एक्सपोजर जब बताया कि तभी होता था जब वो इन लॉज के मिलने आती थी फेस्टिवल के दौरान। यहाँ पर कोर्ट ने बताया कि सरप्राइजिंगली जो कंप्लेनेंट है उन्होंने कहा कि जो आर्टिकल्स हैं, जो अपीलेंट हैं, उन्होंने डिमांड किए थे कंप्लेनेंट से और उनके पेरेंट्स से कि वो कार और 2 लाख रुपया कैश में दे दें। क्यों? अब कोर्ट ने कहा कि वो क्यों डिमांड करेंगे डाउरी की, जब वो if he was inclined to commit such an illegality from her sister-in-law at the time of his own marriage is rather incongruous and difficult to comprehend। तो यहाँ पर कोर्ट ने अपना ऑब्जर्वेशन बताई कि क्यों डिमांड करेंगे जब इलीगलिटी के, जब सिस्टर लॉ के लिए से एट द टाइम अपनी मैरिज के लिए, जो कि एक इनकॉन्ग्रेस है और ये काफी जो डिफिकल्ट टू कॉम्प्रीहेंड, मींस कॉम्प्रीहेंड करना बड़ा मुश्किल है इसमें। और यहाँ पर बताया कि जो कंप्लेंट ने कन्फेस किया था कि एक विशियस कंप्लेंट भी वो फाइल की थी अगेंस्ट जो ब्रदर इन लॉ है, उनके अगेंस्ट में फाइल की थी। और ये एक साफ शो करता है कि जो मोटिव्स जो थे उनके वो साफ नहीं थे जो ब्रदर इन लॉ के अगेंस्ट में। जो ब्रदर इन लॉ है, जो जुडिशियल ऑफिसर है इज कंसर्न, और शी वांट्स टू wreak the vengeance against her in-laws। तो बदला लेने के लिए उन्होंने इन लॉज के अगेंस्ट में ये डाली थी। जो एलिगेशन जो लेवल की गई थी अगेंस्ट मदर इन लॉ कि उन्होंने टॉन्ट किया और सो एंड सो जो बताई गई एलिगेशन, तो ये इनसफिशिएंट बनता है क्रूरल्टी से के संबंध में। और ये बताया कि जब जो कंप्लेंट ने खुद क्लेम किया कि जो उनके हस्बैंड है वो ब्रदर्स वेडिंग में आए थे 2012 में, कोई डिटेल्स नहीं बताई थी कि किस तरह से हरास किया गया था मदर इन लॉ और ब्रदर इन लॉ ने आफ्टर 2009 में। तो यहाँ से ये पता चलता है कि जो एलिगेशंस हैं जो मोस्टली जनरल है, ऑमनीबस इन नेचर है, कोई स्पेसिफिक डिटेल्स नहीं बताई कि हाउ और व्हेन हर ब्रदर इन लॉ और मदर इन लॉ जो डिफरेंट सिटीज में रह रहे हैं उन्होंने हरासमेंट किया डाउरी के रिलेटेड, डाउरी के लिए। तो यहाँ पर जो ये निकल के आया कि जब वो खुद ही मैट्रिमोनियल होम में 2009 से रह रही थी और कंप्लेंट जो फाइल की 2013 में डाउरी हरासमेंट के लिए, डाउरी हरासमेंट की कंप्लेंट जब हस्बैंड ने इंस्टीट्यूट डाइवोर्स प्रोसीडिंग्स इनिशिएट की थी उससे पहले डाली थी इन्होंने। और तो टोटली फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस यहाँ पर बताया कि जो कंप्लेंट की जो एलिगेशंस हैं अगेंस्ट द अपीलेंट्स हैं वो तो होली इनसफिशिएंट है और प्राइम फेशिया जो है वो केस नहीं बनता है। और जो फास्ट टेस्ट भी है फास्ट टेस्ट पे भी देखें तो काफी इम्प्रोबेबल है, कोई प्रूडेंट पर्सन कंक्लूड नहीं कर सकता कि कोई सफिशिएंट ग्राउंड बनते हों अगेंस्ट देम। तो इसलिए जो कैटेगरीज थी भजन लाल जी की जो ऊपर जजमेंट है कैटेगरी नंबर 1 और 5 वो जो उसके अंदर स्क्योरली फॉल्स करती है, मतलब उसके अंतर्गत आती है। और यहाँ पे तो फिर ये बताया कि ये इस तरह की जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को परमिट करना अपीलेंट्स के अगेंस्ट में तो इस तरह का एक क्लियर और पेटेंट इनजस्टिस होगा। और ये फिट केस था हाई कोर्ट के समक्ष कि वो एक्सरसाइज करती इनहेरेंट पावर्स को यूज करती 482 सीआरपीसी के तहत और जो एफआईआर को क्वैश करती और साथ में कॉन्सिक्वेंशियल प्रोसीडिंग्स को भी क्वैश करती। तो इसमें अपील्स थी वो अकॉर्डिंगली अलाउ कर दी। जो एफआईआर नंबर सो एंड सो था जो पेंडिंग था लर्नड जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास इंदौर के जो समक्ष में जो पेंडिंग था उसको क्वैश कर दिया अगेंस्ट दी अपीलेंट्स जो ब्रदर इन लॉ और मदर इन लॉ थी एज इज हर कंसर्न। तो पेंडिंग एप्लीकेशन इफ एनी शैल स्टैंड डिस्पोज्ड ऑफ। तो ये ऑनरेबल 3 जजेस के जो बेंच थी उन्होंने ये जजमेंट दी थी जो कि 31 अगस्त 2023 को आई थी। तो ये था वीडियो। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन नोटिफिकेशन को क्लिक कर दें और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें ताकि समय समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।